Hello students, till now we have read about, in French Revolution that some conditions and some situations are like that the king King 16 he had to impose taxes. मैंने आपको बताया कि अभी तक कुछ conditions ऐसी हो गई थी, ट्रेजरी खाली हो गई थी, बहुत सारे युद्ध होने के कारण फ्रांस में आर्थिक स्थिति या इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ फ्रांस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब और जो उन्होंने उधार लेके रखे थे, जिन लोगों से उधार लिया था उनको ब्याज चाहिए था। इन सारी कंडीशंस को यदि हम देखते हैं तो इन सारी कंडीशंस को आप कैसे देखेंगे? इन सारी कंडीशंस को हम देखते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये था कि धीरे धीरे जो फ्रांस के लोग थे, जो फ्रेंच पीपल थे, स्पेशली कौन से स्टेट के? थर्ड स्टेट के लोग, उन लोगों में असंतोष पनपता जा रहा था। वो गुस्से से भरे होते जा रहे थे क्योंकि उनके खाने तक की व्यवस्था नहीं थी। तो उनके मन में ये क्वेश्चन आना बहुत स्वाभाविक था कि ऐसा राजा किस काम का जो अपनी प्रजा को ही नहीं पाल सकता। और यही सारे कारण जो एक के बाद होते जा रहे थे, उन कारणों में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये हो गया था कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो सबसे बुरी कंडीशन में थे, जो सबसे ज़्यादा टैक्स भरते थे, और जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे जो टैक्स भरते ही नहीं थे, उनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी। और राजा का यहाँ खजाना खाली होते जा रहा था, तो राजा को टैक्स लगाना ज़रूरी था। परंतु उस समय क्या था कि उस समय राजा टैक्स खुद होकर नहीं लगा सकता था। ऐसा फ्रांस के रेजिम में या उस समय के शासन का नियम था। यदि राजा को इस तरीके का टैक्स लगाना है तो उसको जनरल स्टेट की एक मीटिंग बुलाना ज़रूरी थी। तो ये क्या था कि टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द किंग वांटेड टू इम्पोज द टैक्स, बट द किंग हैड टू कॉल द मीटिंग। किंग को एक मीटिंग बुलाना ज़रूरी था। और ये जो पहली मीटिंग हुई थी वो 1614 में हुई थी, जब टैक्स लगाने के लिए बनाई गई थी, 1614। और उसके बाद 5 मई 1789 को ये मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग को बुलाने का ये मतलब था कि राजा ये चाह रहा था कि मुझे टैक्स लगाना है तो यू जस्ट अलाउ मी। अब ये स्टेट्स जनरल जो था, ये ग्रुप ऑफ फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट था। इसमें 3 स्टेट के जो ग्रुप्स थे, ये वोटिंग के द्वारा टैक्स बढ़ाना या नहीं बढ़ाना इसके बारे में अपना निर्णय देते थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किंग के हाथ में, किंग डिड नॉट हैव दिस पावर टू पास द बिल रिगार्डिंग द टैक्सेस। He only had the power to call the meeting to discuss on the proposal of increasing taxes. केवल वो प्रपोजल को लाने के लिए जो इसमें कि टैक्सेस बढ़ेंगे, उस टैक्स से रिलेटेड मीटिंग बुलाने भर का उसको अधिकार था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली मीटिंग हुई थी 1614 में हुई थी, और दूसरी मीटिंग हुई 5 मई 1789 टू पास द प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस एट वर्सेलिस। और ये मीटिंग कहाँ हुई? वर्सेलिस में। हम वर्सेलिस के पैलेस के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि बहुत बड़ा पैलेस था और उसके ऊपर भी बहुत खर्चा होता था, उसमें भी बहुत सारा रुपया पैसा लगता था। अब ये है कि व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ द मीटिंग। अब हम ये जानेंगे। हम पढ़ रहे हैं द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि किंग लुइस को टैक्सेस बढ़ाने के लिए केवल एक मीटिंग बुलाने का अधिकार था, और उस मीटिंग में तीनों स्टेट्स के जितने भी मेंबर्स रहते वो आपस में तय करते कि ये टैक्सेस बढ़ाने हैं कि नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मीटिंग 1614 में पहले बुलाई गई थी, उसके बाद 5 मई 1789 में नेक्स्ट मीटिंग बुलाई गई। वहाँ सब लोग इकट्ठे हुए। सब लोग यानी कौन से? फर्स्ट स्टेट यानी क्लर्जीज, सेकेंड स्टेट यानी नोबल्स, थर्ड स्टेट यानी जितने भी प्रॉस्परस लोग हैं या एजुकेटेड लोग हैं, जो ग्रोइंग मिडिल क्लास था जो हम पढ़ चुके हैं वो, प्लस सभी गरीब किसान, महिलाएं, कलाकार या आर्टिसंस, जितने लोग थे वो सारे इकट्ठे हुए। अब इसमें भी वो प्रोसेस कैसा था कि फर्स्ट स्टेट के 300 लोग, सेकेंड स्टेट के भी 300 मेंबर्स,
और थर्ड स्टेट के थे 600 मेंबर्स। परंतु इनमें वोटों की गिनती कैसे होती थी? इनमें वोटों की गिनती इस प्रकार होती थी कि तीनों स्टेट का एक एक वोट कंसिडर किया जाएगा। यहाँ आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेट यानी क्लर्जी 300 पीपल, सेकेंड स्टेट नोबल्स की जो थी वहाँ पे भी 300 पीपल, और यहाँ थर्ड स्टेट 600 पीपल। ये कौन से थे? प्रॉस्परस और एजुकेटेड सोसाइटी मेंबर्स। और कौन कौन अलाउड नहीं थे थर्ड स्टेट में? पीसेंट्स यानी गरीब किसान, महिलाएं और आर्टिसंस, ये लोग अलाउड नहीं थे। परंतु इस बार क्या हुआ, लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष होने के कारण लोग चिढ़ने लग गए थे फ्रांस के राजा से। लोगों के मन में बहुत आक्रोश था, बहुत ज़्यादा वो विद्रोह करना चाहते, दे वॉन्टेड टू रिवोल्ट अगेंस्ट हिम। सो व्हाट डिड दे डू? दे रोट अ डिमांड लेटर एंड दे रोट ऑल देयर ग्रीवियंसेस यानी शिकायतें, उनकी जितनी भी शिकायतें थी और उनकी जितनी भी डिमांड्स थी, इन्होंने लेटर्स लिखकर थर्ड स्टेट के अपने प्रॉस्परस और एजुकेटेड सोसाइटी मेंबर्स जो थे, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के वहाँ गए थे, उन लोगों को वो लेटर्स दिए। क्या आप जानते हैं कि लेटर्स की संख्या कितनी थी? 40,000 लेटर्स। 40,000 लेटर्स वर गिवन by the peasants, women and artisans of third state. Why? Because they were not allowed, they were not counted as votes. So these people, they got so much annoyed, and this time they wrote 40,000 letters, and these letters were given to the representatives of third state. And after that, in this process, क्या होता था कि जब वोटिंग होती थी, पहले जो वोटिंग होती थी 1614 में जो वोटिंग हुई थी, तब भी 3 स्टेट्स थी, तो तीनों स्टेट का भले लोग कितने भी हो एक एक वोट मान लिया जाता था। परंतु अब ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे, मैंने आपको बताया था कि फिलॉसफी की बुक्स पढ़कर या नॉलेज लेकर या इनके मन में जो गुस्सा था, रोष था, आक्रोश था, जो एंगर पनप रहा था, उसके कारण इन लोगों ने एक स्टेट का एक वोट, इस तरीके की वोटिंग को पूरी तरह से डिनाई कर दिया। उन्होंने राजा की इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि यदि वोटिंग होगी तो किस तरीके से होगी? पर पर्सन पर वोट। देखिए अभी अपन क्या देख रहे थे, फर्स्ट स्टेट में 300 पीपल थे, सेकेंड स्टेट में 300, थर्ड स्टेट में 600। ये 600 जो है वो थर्ड स्टेट का वो वाला ग्रुप था जो एजुकेटेड था, वो जो प्रॉस्परस था। बाकी जो गरीब किसान, महिलाएं और आर्टिसंस थे, उनको असेंबली में वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था। ये 300 फर्स्ट स्टेट के लोग और सेकेंड स्टेट के लोग, ये आपस में एक दूसरे के सामने ऐसी लंबी लाइन में बैठे, और बाकी ये जो थर्ड स्टेट था, ये चारों ओर उनको घेर करके खड़े हो गए। बीच में राजा की बैठक जमी। जब इन लोगों ने देखा कि हम लोगों को अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो इन लोगों ने लेटर लिखे और 40,000 लेटर्स लिखे गए। इसके बाद जब प्रोसेस चालू हुई वोटिंग की, तो राजा ने ये कहा कि वोटिंग की प्रोसेस अकॉर्डिंग टू 1614 ही होगी। लोग मना करने लगे। अकॉर्डिंग टू अर्लियर क्या हुआ कर जाता था? अर्लियर ईच स्टेट हैड 1 वोट, मतलब एक वोट फर्स्ट स्टेट का, एक सेकेंड का, एक थर्ड का। तो ये फर्स्ट और सेकेंड वोट तो हमेशा ही मिले हुए थे, क्लर्जी और नोबल्स तो हमेशा मिले हुए थे, और जो थर्ड स्टेट का वोट एक ही पड़ता था, तो उस वोट की कोई वैल्यू ही नहीं रहती थी। और वैल्यू नहीं रहती थी तो ये फर्स्ट और सेकेंड वोट वाले जो होते थे वो हमेशा जीत जाते थे, और इस तरह से राजा को टैक्स बढ़ाने का मौका मिल जाता। पर इस बार क्या हुआ? इस बार पीपल दे डिमांडेड फॉर वोटिंग इन अ डेमोक्रेटिक वे। लोगों ने ये डिमांड की कि पर पर्सन पर वोट होना चाहिए, पर स्टेट पर वोट नहीं होगा, ग्रुप के हिसाब से वोटिंग नहीं होगा, एक ग्रुप का एक वोटिंग नहीं चलेगा। आपके एक ग्रुप में यानी फर्स्ट स्टेट में कितने लोग हैं? 300 पीपल, तो इसका वोट हो जाएगा 300। यहाँ सेकेंड स्टेट में 300 है, यहाँ 300 है, और थर्ड स्टेट में 600 है, तो these 600 must be counted as 600 votes, not 1 vote only. This time also Louis XVI wanted to continue the same system, but third state denied and demanded that voting should be conducted as a whole, और वोटिंग पूरी तरह से इस तरीके से कंडक्ट की जाए कि 1 person 1 vote हो। अब आप समझ सकते हैं
लुईस 16 ने इस बात से साफ मना कर दिया। और जब उन्होंने इस बात से मना कर दिया कि पर पर्सन पर वोट नहीं जाएगा, तो जितने भी थर्ड स्टेट के लोग थे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, सारे पीसेंट्स, विमेन और जितने आर्टिसंस थे, दे वॉकड आउट फ्रॉम द हॉल ऑफ वर्सेलिस। वो वहाँ से चले गए। वॉकड आउट का मतलब होता है कि जो प्रोसेस चल रहा है उसमें हम भाग नहीं ले रहे हैं और हम इसका विरोध करते हैं, इसलिए हम यहाँ से उठकर जा रहे हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन। द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन में हमने ये पढ़ा कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, उसकी शुरुआत का कौन सा ऐसा पॉइंट था जिससे लोगों के असंतोष की भावना दूसरों को नज़र आने लगी। तब हमने क्या देखा था कि जो राजा है या जो किंग 16 है, उसके पास टैक्सेस को बढ़ाना था, उसको मजबूरी थी। उनके पास केवल एक ही रास्ता था कि वो स्टेट जनरल, इन तीनों को मिला के स्टेट जनरल्स बोला जाता है, स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में यदि उनका प्रपोजल पास हो जाता टैक्स बढ़ाने का, तो वो टैक्स बढ़ा लेते। परंतु हुआ क्या कि ये जो तीनों स्टेट्स थी, इसमें जो वोटिंग का सिस्टम था या जो वोटिंग का प्रोसेस था, वो प्रोसेस बहुत अलग था। और इस प्रोसेस के कारण इस बार लोग उतनी आसानी से किंग लुईस के अंडर में नहीं आने वाले थे। कैसे नहीं आने वाले थे? प्रोसेस क्या था कि फर्स्ट स्टेट में 300 लोग थे, सेकंड में 300, थर्ड में 600, 300 फर्स्ट एंड सेकंड दे सिट इन फ्रंट ऑफ, वो एक दूसरे के सामने बैठ गए। बाकी के 600 उनको घेर के रह गए और ये बाकी की जितनी भी जनता थी वो वर्सैली के हॉल के बाहर थी। उन लोगों की शिकायतें, वो लोग अलाउड नहीं थे क्योंकि वो बहुत गरीब थे, महिलाएं थी, आर्टिसंस थे। केवल कुछ प्रॉस्परस और एजुकेटेड लोगों को ही उन 600 लोगों में एज अ रिप्रेजेंटेटिव अलाउ किया गया था। इन लोगों ने अपनी शिकायतें और डिमांड पहली बार लिखी और करीबन 40,000 लेटर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू इस मीटिंग में भेजे। पहले का प्रोसेस जो था, ईच स्टेट हैड 1 वोट, पर अब क्या हुआ? अब लोगों ने डिमांड फॉर वोटिंग इन ए डेमोक्रेटिक वे, उन्होंने कहा ऐसा नहीं चलेगा, पर पर्सन पर वोट होना चाहिए। तो इस तरीके से पर पर्सन पर वोट की जब मांग की गई तो लुईस 16 ने उस मांग को ठुकरा दिया। और जब राजा ने इस मांग को ठुकरा दिया, इसका मतलब वो मीटिंग सफल नहीं हो पाई। इसका मतलब जो मीटिंग टैक्स बढ़ाने के लिए की जाने वाली थी, उस मीटिंग में टैक्स बढ़ाने का काम नहीं हो पाया और जितने भी थर्ड स्टेट के लोग थे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ वॉकआउट कर गए। वॉकआउट कर गए मतलब जो चीज़ चल रही थी उसमें अपनी असहमति दिखाते हुए वो वहाँ से निकल गए। एज वी रेड जस्ट नाउ दैट ऑल द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट दे वॉकड आउट फ्रॉम द हॉल ऑफ वर्सेलिस where they went to pass the proposal for increasing taxes. अभी हमने पढ़ा कि जो टैक्सेस बढ़ाने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी किंग लुईस के द्वारा या लुईस 16 के द्वारा। उस मीटिंग में से पर पर्सन पर वोट या डेमोक्रेटिक वे से मीटिंग न होने के कारण या वोटिंग न होने के कारण थर्ड स्टेट के लोग वॉकआउट कर गए। अब ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे, ये जब वॉकआउट कर गए, इसके बाद इन लोगों की आपस में चर्चा हुई कि इस तरीके से नहीं चलेगा। सभी लोगों को राजा के शासन से तंग आ चुके थे और सभी लोगों को ऐसा लगने लग गया था कि अब ये सब खत्म होना चाहिए। ये जो उसके आगे क्या हुआ, 28 जून 1789 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट असेंबल्ड इन अ हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन वर्सेलिस। अब ये जो थर्ड स्टेट वॉकआउट हो गई थी, वो फिर से 28 जून को वर्सेलिस का ही एक टेनिस कोर्ट था, उसके अंदर ये सारे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया एक नेशनल असेंबली के तौर पे। अपने आप को नेशनल असेंबली के तौर पे डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब हम राजा की सत्ता को नहीं मानते हैं, यानी थर्ड स्टेट ने खुद को एज अ नेशनल असेंबली ऑफ द कंट्री घोषित कर दिया। और उसके बाद जब नेशनल असेंबली हो गई तो उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की ज़रूरत पड़ने लगी। ड्राफ्टिंग ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। जितने भी वहाँ पे विद्वान लोग थे, फिलोसोफर्स थे, एजुकेटेड थे, वो प्लस जितने गरीब लोग थे, थर्ड स्टेट के इन सभी लोगों का ये मानना था कि
अब हम परेशान हो चुके हैं, हम तंग आ चुके हैं, इसलिए अब हमको राजा के ये जो जितने भी अधिकार हैं उसकी पावर को हमको लिमिट कर देना चाहिए। तो जब ये 5 मई 1789 को ये लोग वोटिंग के लिए, टैक्स के इंक्रीजिंग वोटिंग के लिए या जनरल स्टेट की वोटिंग के लिए इकट्ठे हुए थे मीटिंग में, उसके बाद वहाँ से बाहर निकलने के बाद उनमें से जितने भी थर्ड स्टेट के लोग थे वो वर्सेलिस में ही रुके रहे। उसके पश्चात 28 जून 1789 को ये तय किया गया कि एक नेशनल असेंबली बननी चाहिए, और इस नेशनल असेंबली में ये ज़रूरत महसूस की गई कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जो कि मुनार्क के या राजा के पावर्स को लिमिटेड कर दे, ताकि राजा अब और जनता को परेशान नहीं कर सके। थर्ड स्टेट को जो लीडर उस समय थे नेशनल असेंबली बनाने के समय, जिन दो लोगों ने मेन लीड किया, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, ये जो दो लोग हैं ये मिराबे और अबेसियस। ये मिराबे ही वॉज फ्रॉम अ नोबल फैमिली। आपको पता है हमने दो स्टेट्स पढ़ी थी, इसमें फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबल। और ये व्यक्ति किस लिए लड़ रहा था? ये थर्ड स्टेट के लोगों के लिए लड़ रहा था। क्यों लड़ रहा था? बिकॉज ही वॉज दो ही वॉज फ्रॉम अ नोबल फैमिली बट ही हेटेड फ्यूडल प्रिविलेजेस। वो मिराबे जो थे वो इस बात का विरोध कर रहे थे कि जन्म से किसी को भी विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए, जबकि वो खुद भी नोबल थे। वो चाहते तो उनको वो सारे अधिकार मिलते जो नोबलों को मिले हुए थे, जितने नोबल्स को मिले हुए थे वो, परंतु मिराबे ने लोगों में इक्वलिटी को प्रमोट किया। मिराबे ने इतनी बड़ी मीटिंग को लीड किया, इसका मतलब ये था कि उनके जो विचार थे वो मैच्योर्ड थे और वो खुले हुए विचारों के थे। मिराबे नोबल असेंबली बट ही हेटेड फ्यूडल प्रिविलेजेस, रोट अ जर्नल। उन्होंने अपने जर्नल्स लाए। जर्नल्स मतलब होता है कुछ ऐसे पेपर्स जिनमें किसी एक विषय से रिलेटेड सारी बातें लगभग लिखी रहती हैं, और ये जब पब्लिश किए जाते हैं या जब इनको प्रकाशित किया जाता है तो उसको हम जर्नल्स बोलते हैं। तो ही ब्रॉट आउट अ जर्नल रिलेटेड टू डेमोक्रेसी। नॉट ओनली दैट, ही गेव स्पीचेस। मिराबे लोगों को जगह जगह जाके स्पीचेस देते थे। देखिए उस समय ये बहुत आश्चर्य की बात है कि उस समय कोई भी किसी भी प्रकार का मीडिया नहीं था, और उस ऐसे समय में मिराबे ने और अबेसियस ने लोगों को जा जाकर ये समझाया इस तरीके से कि स्वतंत्रता क्या होती है, फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी क्या होती है, लोगों को बराबरी का क्यों समझना चाहिए। और स्पेसिफिकली तब जब मिराबे जो था वो नोबल फैमिली का था जिसको सारे अधिकार थे। इसके बाद दूसरे लीडर कौन थे? अबेसियस। ही वॉज अ प्रीस्ट। एज यू नो दैट प्रीस्ट इज एसोसिएटेड विद चर्च, है ना, क्लर्जी। स्टिल ही रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट। उन्होंने पैम्पलेट लिखा, बहुत ही असरकारी प्रभावकारी एक पैम्पलेट लिखा, व्हाट इज द थर्ड स्टेट। व्हाट इज द थर्ड स्टेट मीन्स व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ थर्ड स्टेट। एंड बाय दीज ऑल थिंग्स द ग्राउंड फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज जस्ट कमिंग अप, ग्रोइंग अप। और अब थर्ड स्टेट के लोगों को ये समझ में आने लग गया था कि फ्रांस का राजा उनका भविष्य नहीं लिख सकता है, और इसी कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो धीरे धीरे कदम उठा के या धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अपने मेन पॉइंट तक पहुंचने जा रहा था। तो आज हमने ये पढ़ा कि जैसे ही थर्ड स्टेट के लोग वॉकआउट हो गए जनरल स्टेट की असेंबली से, वो 28 जून 1789 को वर्सेलिस के एक टेनिस कोर्ट में इतने ढेर सारे लोग इकट्ठे हुए, और इन लोगों ने अपने आप ही ये डिक्लेयर कर दिया कि हम एक नेशनल असेंबली बना रहे हैं। और ये जो नेशनल असेंबली थी इसने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। मेन मुद्दा या मेन एम क्या था कि राजा के जितने भी पावर्स हैं, मोनार्क के जितने भी पावर्स हैं, लुई 16 के जितने पावर्स हैं, दैट शुड हैव एन अ लिमिट, उनको लिमिटेड कर दिया जाए। ये जो नेशनल असेंबली को लीड करने वाले लोग थे उसमें के जो लीडर्स थे दो थे, मिराबे और अबेसियस। मिराबे ही वॉज फ्रॉम अ नोबल फैमिली बट ही हेटेड द फ्यूडल प्रिविलेजेस। ही ब्रॉट आउट जर्नल्स, he gave influential speeches to people so people were able to understand what is the meaning of equality,
What is the meaning of democracy? What is the meaning of living in a democratic way? And the second one, Abbassius. Abbassius was a priest. He wrote an influential pamphlet, What is the Third State? And in this way, the third state emerged like a fresh and growing state of the country. Thank you.